हेलो बच्चों। जेई मेन के वैसे हम सारे के सारे टॉपिक कर चुके थे। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बच गया था, दैट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट या फिर रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड, और मतलब एक फॉर्मूला लगाते ही सारे के सारे आंसर्स आ जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। द रीज़न इज़ कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, ये भी कारण है। और ये भी कारण है कि जैसे आप कॉलेज वगैरह में जाते हो तो बड़ा वहाँ पर थोड़ी रिलेटिविस्टिक थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह इस तरह की बातें आ जाती है, तो थोड़ी बहुत पहले से पता हो तो हम थोड़े से हमारा जो क्लास 12 से कॉलेज का जो ट्रांजिशन है वो हल्का सा ईजी हो जाता है। तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी तो तुम अगर चाहो तो इतनी डिटेल ना भी जानो तब भी आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। क्या फॉर्मूला है, क्या उसके सवाल है, उस पर तो आऊँगा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊँगा। टॉपिक अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे आऊँ तो 10 मिनट का टॉपिक है, मगर मुझे लगभग आधे घंटे के आसपास का समय तो लगेगा। बट आई थिंक दैट अगर टाइम वेस्ट होगा नहीं, है ना, वो आपकी चीज़ें काम ही आएंगी। ठीक, चलिए बेटा, मैं पहले बता दूं, वैसे टॉपिक का जो एक्चुअल नाम है वो तो डॉपलर इफेक्ट इन लाइट है, लेकिन इसका जो ये नाम तो हमारे लिए है। वैसे जो नाम है दैट इज रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट इसलिए क्योंकि यहां पर जो ऑब्जर्वर या सोर्स है उनकी वेलोसिटीज अच्छी खासी बड़ी है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की या किसी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी, किसी रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मास, लेंथ और टाइम जो है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। ये बात आपने कई साई-फाई मूवीज़ के अंदर देखा भी होगा, सुना भी होगा। आइंस्टाइन के इक्वेशन के बारे में भी इस बात को आपने कई बार पढ़ा भी होगा, हो सकता है कम से कम आपने इक्वेशन भी देख रखी हो। तो जैसे आपकी स्पीड ज़्यादा होती है, वैसे ही मास, लेंथ और टाइम, इनकी जो वैल्यूज़ है वो आपके लिए अलग हो जाती है। और उस अलग होने के कारण हमारा जो लाइट में जो डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला आता है वो हमारे साउंड वाले डॉपलर इफेक्ट के फॉर्मूले से हल्का सा डिफरेंट होता है। अगर फॉर्मूला वही होता तो हमें पढ़ने की जरूरत ही क्या थी, है ना। इसलिए मैं इसको बड़ा अलग से पढ़ना पड़ता है। मैं एक बार एक छोटी सी डेफिनेशन बोलता हूँ। डेफिनेशन लिखनी नहीं है, सिर्फ आपकी समझ के लिए। आप तो सिर्फ फॉर्मूले पे और उसके सवालों पर ही ज़्यादा टाइम बिताना। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट caused by the relative motion between source and observer when taking into account the effect described by special theory of relativity। इससे पहले तक की जो लाइन है वो तो वही है जो हमने बेटा साउंड वेव के अंदर डॉपलर इफेक्ट पढ़ रखी थी कि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर कोई रिलेटिव मोशन है तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा या फिर वेवलेंथ जो वो ऑब्जर्व करेगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से डिफरेंट हो सकती है, एंड दिस इज ऑब्वियसली नोन एज डॉपलर इफेक्ट। यहां पर कहानी में हमने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की है, वो ये की है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर है उनकी वेलोसिटीज अच्छी खासी बड़ी है, और अच्छी खासी बड़ी है तो उसके कारण हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के भी कुछ फंडे लगाने पड़ेंगे। वो क्या फंडा मैं बता दूंगा आपको, वो हमें लगाने पड़ेंगे, और उसके कारण हमारा फॉर्मूला जो इन जनरल हमारा डॉपलर इफेक्ट का जो फॉर्मूला आता था उससे हल्का सा डिफरेंट आएगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसका क्या यूज है वो बताऊंगा, उसकी डेरिवेशन में भी क्या यूज है मैं आपको बताऊंगा। मैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए, उससे कोई सवाल नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए। मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है कि हमने जो डॉपलर इफेक्ट अभी तक पढ़ रखा है साउंड वेव्स के लिए, दैट इज नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, और लाइट का जो डॉपलर इफेक्ट है मतलब दैट इज रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है। तो चलिए सुनिए। सबसे पहला अंतर यह है कि हमारा जो डॉपलर इफेक्ट साउंड के लिए था, नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, उसमें हमने सब चीजें ना वो मीडियम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व की थी। मीडियम के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है, दूर जा रहा है। मीडियम के रेस्पेक्ट में सोर्स नजदीक आ रहा है, सोर्स दूर जा रहा है। ऐसे कुछ काम किए थे, और उस कारण से फॉर्मूले के अंदर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ सोर्स दोनों आ रहे थे, और नजदीक आने पर और दूर जाने पर प्लस माइनस का इफेक्ट आ रहा था, और इस कारण से इक्वेशन बनी थी 4, VO और VS, दो वेरिएबल तो ये हो गए, और नजदीक आना और दूर जाना, नजदीक आना और दूर जाना, तो 4 केस बन गए थे। तो कुल मिलाकर 4 इक्वेशंस आपकी बनी थी। यहां कहानी क्या है, इस डॉपलर इफेक्ट के अंदर
जब चीजें रिलेटिविस्टिक लेवल पर चली जाती हैं तो वहां पर आपको सोर्स और ऑब्जर्वर में से किसी एक को पकड़ना पड़ेगा। जो आपका सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, दोनों में से किसी एक पर आपको रेफरेंस पॉइंट बनाना पड़ेगा। आप सोर्स पर भी बना सकते हैं, आप ऑब्जर्वर पर भी बना सकते हैं। मीडियम का यहां पर सारा खेल खत्म हो जाता है। मीडियम का खेल सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स तक ही चलता है। जैसे ही बड़ा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होंगी, वैसे ही मीडियम पर भरोसा करना कर देंगे हम बंद। ऑफ कोर्स दीज आर ऑफ कोर्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फंडे हैं। इसमें हम मीडियम पर भरोसा रखने के बजाय हम या तो सोर्स से देखेंगे या हम ऑब्जर्वर से देखेंगे। रेफरेंस फ्रेम आप दोनों में से किसी पर भी पुट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे बड़ा अंतर क्या आया? इससे बड़ा अंतर यह आया कि जब हम नॉन रिलेटिविस्टिक मतलब साउंड वेव वाले केस में जब मीडियम के रेस्पेक्ट में देख रहे थे तो इक्वेशन बनी थी चार इक्वेशन बनी। क्यों? ऑब्जर्वर का नजदीक आना, ऑब्जर्वर का दूर जाना, सोर्स का नजदीक आना, सोर्स का दूर जाना। 4 केस हो गए थे, तो 4 इक्वेशन बनी थी। लेकिन अब जैसे ही मान लो कि मैं ऑब्जर्वर पर रेफरेंस फ्रेम बना ली, ऑब्जर्वर पर अगर मैंने रेफरेंस फ्रेम बना ली तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या तो सोर्स नजदीक आ रहा होगा या सोर्स दूर जा रहा होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस बने, तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही इक्वेशन आएंगी। और यहां पर बड़ा ऑब्वियस बात है कि जब रेफरेंस फ्रेम आपका मीडियम था तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी दो वेलोसिटीज थी। यहां पर तो अगर आप ऑब्जर्वर पर बैठ गए तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वेलोसिटी है? सोर्स की वेलोसिटी है। सोर्स पर अगर बैठ गए तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की टर्म बेटा सिर्फ और सिर्फ एक ही आई, यहां पर वेलोसिटी की टर्म 2 आई, ऑब्जर्वर की भी और सोर्स की भी। इसलिए बड़ा आपका अंतर है। इस कारण से आपके यहां पर 4 इक्वेशंस आएंगे, यहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही इक्वेशंस आएंगे। तीसरा, मैं आपको बता चुका हूं ये बात कि हमारा जो नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट था, साउंड वेव्स वाला डॉपलर इफेक्ट था, वो सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स पे था, जिसमें हम सारी बातें मीडियम के रेस्पेक्ट में देखते थे। क्लासिकल मैकेनिक्स बोल दो बेटा, क्लासिकल काइनेटिक्स बोल दो। यहां पर जब आपके ऑब्जेक्ट की या सोर्स की वेलोसिटीज बेटा बहुत ज्यादा होंगी तो यहां पर हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी पड़ेगी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में खास तौर से यहां पर हमें एक फंडा लगाना पड़ेगा टाइम डायलेशन का। सर ये टाइम डायलेशन का फंडा क्या है? जैसे मैं आपको बताया ना कि जब भी आपके किसी रेफरेंस फ्रेम की या बेटा आपके किसी कार्टेशियन सिस्टम की वेलोसिटी अगर बहुत ज़्यादा होती है तो उस रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मास, लेंथ और टाइम जो है वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से हो सकता है कि एक रेफरेंस फ्रेम में टाइम कुछ और हो और दूसरे रेफरेंस फ्रेम में टाइम कुछ और हो। दिस चेंज इन टाइम, दिस डिफरेंस इन टाइम ड्यू टू डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स इज नोन एज टाइम डायलेशन। ये वाली बात आपने कई साईफाई मूवीज के अंदर देखा होगा कि है ना, एक प्लेनेट के ऊपर कोई एक इंसान है, दूसरे प्लेनेट पर कोई दूसरा इंसान है, सेम समय बिताया। वैसे हमारे सेंस में अगर देखें तो उसके बावजूद एक जने को लिए 1 घंटा था, दूसरे के लिए वही टाइम 10 साल के बराबर था, तो ये डिफरेंस आ जाता था। और ये बड़ा आपने कई मूवीज के अंदर इस बात को आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। अलग अलग रेफरेंस फ्रेम के लिए अलग अलग टाइम होता है। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टाइम डायलेशन। इट इज नोन एज टाइम डायलेशन। ठीक है, यहां पर टाइम डायलेशन का फंडा आएगा। यहां पर टाइम की डेफिनेशन हल्का सा एक चेंज आएगा। जो हमारी क्या कहते हैं बेटा, हाँ, हमारी जो साउंड वेव थी या फिर जो नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट था, उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था। स्पीड ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू योर अपरेंट फ्रीक्वेंसी। कुल मिलाकर 4 इक्वेशन बनती है बेटा, ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी प्लस माइनस 4 कॉम्बिनेशन में गए, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां प्लस, 4 परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो 4 तरह की इक्वेशन बनती है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह की इक्वेशंस बनती है। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स नजदीक आ रहा है, उल्टा भी बोल सकते हो कि सोर्स के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर नजदीक आ रहा है। एक ही बात तो यार, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स नजदीक आएगा तो सोर्स के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर नजदीक आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑब्जर्वर है कौन सा सोर्स है हमें बोलने की जरूरत नहीं है। दोनों के लिए इक्वेशन विल बी सेम। यहां पर दोनों के लिए इक्वेशन विल नॉट विल बी सेम, क्योंकि यहां पर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और सोर्स की वेलोसिटी अलग अलग दे रखी है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है। मान लीजिए कि ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी इस तरह से है कि वो अप्रोच कर रहे हैं, तो आपकी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी रूट ऑफ c माइनस वी अपॉन c माइनस वी टाइम्स एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। एफ अपरेंट क्या है? अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आप एक्चुअली में ऑब्जर्व कर रहे हो। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होंगी एंड दिस डिफरेंस इज नोन एज योर डॉपलर इफेक्ट। ये डेफिनेशन हम लोग पहले से साउंड वेव्स के अंदर लिख चुके हैं। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स अगर दूर जा रहा है या फिर सोर्स के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो आप जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करोगे वो कम होगी।
ऑब्जर्व करोगे वो कम होगी और उसकी वैल्यू होगी एफ अपेरेंट इक्वल्स टू सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी का रूट टाइम्स एफ नॉट। ये वाले फॉर्मूला एक बार याद नहीं करने, जब याद करने होंगे बोल दूंगा। बेटा ये कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा याद कर लोगे। नजदीक आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनोगे, वेवलेंथ कम सुनोगे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, तो यहां प्लस यहां माइनस फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में। जब आपकी दूर जा रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी आप सुनोगे कम, तो यहां माइनस यहां प्लस। सिर्फ दो ही केस आएंगे। यहां पर अगर आप देखो तो स्पीड ऑफ साउंड के अलावा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर भी आएगा और वेलोसिटी ऑफ सोर्स भी आएगा। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट के अलावा सिर्फ और सिर्फ v आएगा। ये v क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है या वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। दिस इज बेटा योर रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, अलोंग लाइन जॉइनिंग देम, दोनों को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग क्या वेलोसिटी बेटा वो है। तो यहां पर दो वेलोसिटी थी बेटा, यहां पर सिर्फ एक ही वेलोसिटी। ये आपका बड़ा अंतर है। चलिए बच्चों, ये फॉर्मूले कब याद करने मैं अपने आप बोल दूंगा बेटा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, मैं एक बड़ा छोटी सी डेरिवेशन कर रहा हूं। मैं पहले बोल दूं बेटा, डेरिवेशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो मैं लिख चुका हूं, जो मैं बता चुका हूं, जो मैं लिख चुका हूं। डेरिवेशन में इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको बात थोड़ी सी डिटेल में समझाना चाहता हूं। मैं आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली क्या टाइम डायलेशन वगैरह होता है उसके फंडे भी आपको सिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं डेरिवेशन करा रहा हूं। ठीक है, सुनिए बच्चा, पहला वाला केस सुनना। ये आपके पास कोई सोर्स है, ये रेस्ट पे है, ये कोई ऑब्जर्वर है। हम इसके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सब कुछ देख रहे हैं। ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर तो वैसे भी रेस्ट पे। इस सोर्स ने बेटा कोई वेव छोड़ी जिसकी फ्रीक्वेंसी है लेट से एफ नॉट। इसने कोई वेव छोड़ी, जो वेव है वो लगातार सी की वेलोसिटी से आगे जाएगी 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 जाएगी। पहली वाली वेव का बेटा मान लो मैक्सिमा पहुंच गया यहां पे, तब इसने दूसरी वाली वेव छोड़ी। दूसरी वाली वेव इसने जस्ट छोड़ी ही है। पहले वाली वेव का मैक्सिमा और दूसरे वाले वेव का मैक्सिमा, इन दोनों के बीच जो टाइम का अंतर होता है दैट टाइम इज टी नॉट। टी नॉट इज टाइम पीरियड एंड ऑफ कोर्स बेटा इट इज 1 अपॉन एफ नॉट। इट इज 1 अपॉन एफ नॉट। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सी इंटू टी नॉट। पहले मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज योर वेवलेंथ। तो ये लैम्डा नॉट जो है ये आपकी एक्चुअल वेवलेंथ है। क्या है बेटा, ये आपकी एक्चुअल वेवलेंथ। दिस इज योर एक्चुअल वेवलेंथ। ठीक है बेटा, यहां तक मामला क्लियर है। चलिए, यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हुआ कि मैंने ना इस सोर्स को मूव करा दिया। ये रहा आपका सोर्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बेटा इसकी एफ नॉट ही है। ये कोई ऑब्जर्वर है, ये बेटा रेस्ट पे है क्योंकि हम सारी के सारी कहानी इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट बेटा किसी भी रेफरेंस फ्रेम से देख लो सी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस सोर्स के पास ऑब्जर्वर की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी है। लेट्स से बेटा सोर्स के पास वेलोसिटी है v। ठीक है, सोर्स ने एक वेव छोड़ी, जो वेव छोड़ी ऑफ कोर्स बेटा सामने की तरफ जाएगी सी से, चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, वो यहां पहुंच गई। उस वाली वेव का मैक्सिमम यहां तक पहुंच गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यहां तक पहुंच गया। फिर दूसरी वाली वेव छोड़ी, जब दूसरी वाली वेव छोड़ेगा तब ये सोर्स यहां नहीं होगा, यहां से आगे चला जाएगा। सर ये क्यों नहीं गया था, ये रेस्ट पे था। तो दूसरी वाली वेव छोड़ी इसने कुछ समय बाद, तब सोर्स यहां कहीं पहुंच गया। पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव को छोड़ने के बीच का जो टाइम है वो है टी, वो है टी। पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव के बीच जो छोड़ने का जो समय है वो टाइम इंटरवल है टी। सर यहां पर टी नोट था, यहां पर टी क्यों ले रहे हो बेटा? यहां पर मैं टी इसलिए ले रहा हूं बिकॉज अब बातें आ गई हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। यहां पर टाइम और यहां पर टाइम सेम नहीं है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि अगर यहां पर टाइम टी नॉट था तो यहां पर टाइम टी होगा, और इस टी में और इस टी नॉट में ये रिलेशन होगा, इट इज टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज योर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर टाइम डायलेशन। सर ऐसा साउंड वेव्स में तो नहीं किया था आपने?
सर साउंड वेव्स में तो ये वाला भी टी नॉट लिया था और ये वाला भी टी नॉट लिया था। बेटा वहां पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी नहीं, आपके सोर्स की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड ऐसे थी। यहां पर बड़ा सोर्स की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर ऐसे बड़ी बड़ी हो सकती है। तो ऐसे केस में बड़ा आपका टाइम का डिफरेंस आएगा थोड़ा बहुत। यहां वाला टाइम और यहां वाला टाइम सेम नहीं होगा, बिल्कुल वैसे जैसे एक प्लेनेट पर बिताया गया समय और दूसरे प्लेनेट पर बिताया गया समय बराबर नहीं होता, वैसे बेटा यहां वाला टाइम टी नॉट और यहां वाला टाइम टी नॉट बराबर नहीं होंगे, बल्कि उन दोनों में ये रिलेशन होगा। ये रिलेशन मैं प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ये रिलेशन हम लोगों ने, याद कीजिए, मास के लिए लिखा था। शायद हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स या बेटा कहीं ना कहीं लिखा तो होगा, मास के लिए लिखा होगा अपन। ऐसा लेंथ के लिए भी होता है। चलो मैं तो मुद्दे पे आता हूं। इस टी टाइम के अंदर ये वाली वेव सामने की तरफ चली गई, कितनी डिस्टेंस, सी टी। ये सोर्स खुद आगे चला गया बेटा, कितना, वी टी। पहले वाले मैक्सिमा और दूसरे वाले मैक्सिमा के बीच की जो दूरी है ये आपकी वेवलेंथ है, लेकिन इस वेवलेंथ को मैं जानबूझ के लैम्डा अपेरेंट बोल रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल वेवलेंथ तो लैम्डा नोट थी ना यार, ये तो लैम्डा सोर्स के मूव करने की वजह से चेंज हुई ना। ये मेरी लैम्डा अपेरेंट है, ये है हमारी लैम्डा अपेरेंट। और जरा ध्यान से देखिए बेटा, आपकी लैम्डा अपेरेंट जो है वो एक्चुअल वेवलेंथ से छोटी आ रही है, कम आ रही है। यहां तक ठीक है बेटा? देखना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जैसे जैसे आगे जाते हो वैसे वेवलेंथ बढ़ती है। जैसे इधर आते हो वेवलेंथ घटती है, जैसे इधर जाते हो तो वेवलेंथ बढ़ती है। इस केस में वेवलेंथ घटी है, तो इसका मतलब आप शिफ्ट हुए हो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। किस तरफ? वायलेट की तरफ। तो इसलिए इस केस को हम एक नाम और देते हैं बेटा, वायलेट शिफ्ट। हालांकि बेटा वायलेट और वायलेट की जगह कई बार ब्लू वर्ड भी यूज कर लेते हैं, या बेटा ब्लू शिफ्ट। इसका मतलब क्या है कि वेवलेंथ घटी है, वेवलेंथ घटी है। फ्रीक्वेंसी बढ़ना, वेवलेंथ घटना एक ही बात है। लो बेटा, वेवलेंथ घटी है। मैं लैम्डा अपेरेंट को बड़ा आराम से लिख सकता हूं बेटा। हल्की सी छोटी सी बात है कि लैम्डा अपेरेंट जो है इट इज बेसिकली पूरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस माइनस वी टी। बेटा देखना, यहां से यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस थी ये तो अपनी सी टी, इसमें से माइनस कर दो आपका वी टी, तो दैट कम्स आउट टू बी सी माइनस वी इंटू टी। ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो टाइम है ये टी नॉट के बराबर नहीं है। हां, दोनों आपस में रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है कि दिस टाइम विल बी टी नॉट अपॉन अंडर रूट ऑफ, बेटा इसको ढंग से लिख लो, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट, सी स्क्वायर का रूट इज सी। ऐसे लिख लो, अच्छा लगेगा और क्या। ये मेरे पास आ गया लैम्डा अपेरेंट, ये मेरे पास आ गया लैम्डा अपेरेंट। लैम्डा अपेरेंट को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं बेटा, लैम्डा अपेरेंट को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं एफ अपेरेंट, सॉरी सी अपॉन एफ अपेरेंट। बेटा यही फॉर्मूला होता होगा, सी अपॉन एफ अपेरेंट। मेरे पास ये आ गया है सी माइनस वी इंटू टी नॉट इंटू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बेटा सी से सी कैंसिल हो गया और मेरे पास एफ अपेरेंट का फॉर्मूला आ गया। बेटा एफ अपेरेंट का क्या फॉर्मूला आ गया? ऊपर जाएगा तो रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। बेटा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को मैं सी प्लस वी, सी माइनस वी लिख सकता हूं, अपॉन बेटा क्या, सी माइनस वी इंटू टी नॉट। बेटा मुझे टी नॉट के टर्म्स में आंसर नहीं निकालना। बेटा ये जो सी माइनस वी है ये रूट में जाएगा तो एक सी माइनस वी से कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं कि दैट इज सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। बेटा 1 अपॉन टी नॉट, अरे यार 1 अपॉन टी नॉट इज एफ नॉट, एफ अपेरेंट इज इक्वल्स टू, ले बेटा
ये तेरे पास आ गया फॉर्मूला, एफ अपेरेंट का फॉर्मूला आ गया। अच्छा फॉर्मूला है, चाहो तो इसको याद कर सकते हो, हालांकि हम इसको नहीं याद करके इसके अप्रोक्सीमेटेड वर्जन को हम याद रखते हैं। मैं एक बार बेटा वापस से अगले पेज पे थोड़ा सा और काम करना चाहता हूं। क्या फॉर्मूला है बेटा? एफ अपेरेंट इज इक्वल्स टू, बेटा नजदीक आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए ज्यादा, तो एफ अपेरेंट एफ नॉट से बड़ा होगा, एफ नॉट से बड़ा होगा तो यहां पर आएगा सी प्लस वी, यहां मेरे बच्चे आएगा सी माइनस वी। फॉर्मूला है, अच्छा फॉर्मूला है, बड़ा बुरा फॉर्मूला नहीं है। अच्छा बेटा मोस्टली यहां पर डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी ना पूछ के वेवलेंथ ज्यादा पूछते हैं, तो आप वेवलेंथ का फॉर्मूला याद कर सकते हो। आप कह सकते हो कि एफ अपेरेंट इज सी अपॉन लैम्डा अपेरेंट, दैट इज रूट ऑफ सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को आप लिख सकते हो सी अपॉन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ओह सॉरी, सी अपॉन एक्चुअल लैम्डा। मेरे पास बेटा लैम्डा अपेरेंट का फॉर्मूला आ गया, लैम्डा अपेरेंट का फॉर्मूला आ गया रूट ऑफ, बेटा जस्ट उल्टा हो गया, सी माइनस वी अपॉन सी प्लस वी टाइम्स आपकी एक्चुअल वेवलेंथ। सर फॉर्मूले याद करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कब ऊपर प्लस लूंगा, कब नीचे माइनस लूंगा, सर कैसे करूंगा? अरे बेटा बहुत सिंपल है, नजदीक आओगे तो फ्रीक्वेंसी तो बढ़ेगी, वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ घटेगी तो माइनस ऊपर प्लस नीचे, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऐसे याद हो जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो मोस्टली सवाल हैं वो इनके अप्रोक्सीमेटेड वर्जन से सॉल्व होते हैं। कैसे बताता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं, बड़ा देखना थोड़ा सा सिली सा है बट स्टिल इसको हम ऐसे याद करते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ, बड़ा सी से डिवाइड करना, 1 प्लस वी बाई सी अपॉन बेटा 1 माइनस वी बाई सी टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। मैं इसको लिख सकता हूं, मैं मानता हूं बेटा थोड़ा सा सिली सा है बट यही है बेटा, ठीक है। मैं तो अपनी तरफ से जितना बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं उतना कर रहा हूं। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ऐसा, अक्सर v बड़ा तो होता है भाई, v बड़ा है तभी तो इतना सारा काम किया अपन लोगों ने, अगर v बड़ा ना होता तो फिर तो हमारा जो हमने जो साउंड वेव्स में निकाला था उससे आंसर आ जाता। v बड़ा है, v लार्ज है, v लार्ज है, लेकिन v जो है वो c के सामने बहुत छोटा है। जैसे मान लो v जो है वो 50 किलोमीटर पर सेकंड है, 50 किलोमीटर पर सेकंड तो खूब बड़ी वैल्यू होती है, लेकिन c के सामने तो बहुत छोटी है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम एक छोटा सा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी। ऐसे केस में ना v बाई सी जो होगा, v अगर c के सामने छोटा है तो v बाई सी बहुत छोटा होगा, और ऐसे केस में अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन तुम जानते हो, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज 1 प्लस एन एक्स, और ये मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस वी बाई सी टाइम्स एफ नॉट। बड़ा रूट हटा देना और हमारे पास एफ अपेरेंट की वैल्यू आ गई है 1 अपॉन, बड़ा ये स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 माइनस वी बाई सी टाइम्स ऑफ का एफ नॉट। हमारे जो 99% सवाल है वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्मूले से आपके बन जाएंगे कि एफ अपेरेंट की जो वैल्यू आएगी बड़ा दैट विल बी सी अपॉन सी माइनस वी टाइम्स एफ नॉट। सर ये v किसकी वेलोसिटी है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, सॉरी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, सोर्स की वेलोसिटी है? अरे यार रिलेटिव वेलोसिटी उन दोनों के बीच की, यहाँ पर ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी ऐसे अलग अलग नहीं लिखते हैं, वो तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ हमारा जो नॉन रिलेटिविस्टिक साउंड वेव्स वाला जो डॉपलर इफेक्ट था उसमें ऑब्जेक्ट और सोर्स की वेलोसिटी अलग अलग एक्सप्रेशंस में आया करती थी, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आती है। हमारे 99% सवाल जो है वो तो सिर्फ इसी फॉर्मूले से आते हैं, क्योंकि अक्सर सवालों के अंदर ये जो v है ना ये दे रखा होता है 20 किलोमीटर पर सेकंड, और सर 20 किलोमीटर पर सेकंड को छोटी वैल्यू थोड़ी है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो अरे यार 20 किलोमीटर पर सेकंड भी तो 20 इंटू 10 रेज टू पावर 3 मीटर पर सेकंड ही होती है। दिस वैल्यू इज स्टिल वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड, और जब तक इसकी वैल्यू 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड से कम है, बहुत कम है, तब तक तो हम ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, और जब तक ये वाला अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो ये वाला फॉर्मूला काम दे जाएगा। तो सर ये वाले फॉर्मूले आपने जो निकाले ये कब काम आएंगे? ये तब काम आएंगे जब आपके v c के कंपेरेबल होंगे।
मैं फिर से बोल दूं बेटा, ये वाले फॉर्मूले तब काम आएंगे जब v जो है दे आर कंपेरेबल टू c। अक्सर 99% सवालों के अंदर कोई प्लेनेट या गैलेक्सी 20 किलोमीटर पर सेकंड से 30 किलोमीटर पर सेकंड जा रहा होगा, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वो छोटा है, तो इसी फॉर्मूले से हमारा सारा काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। समझ गए बेटा इस बात को? मैं ऐसे उम्मीद कर रहा हूं बेटा तुम सारी की सारी बात समझ गए हो। मैं इसमें एक छोटी सी बात और बोलूंगा। क्या आया बेटा फॉर्मूला? एफ अपेरेंट इक्वल्स टू, बेटा फ्रीक्वेंसी ज्यादा आई है, C/C - V टाइम्स एफ नॉट। मैं वापस वेवलेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूं बेटा। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं C/λ अपेरेंट, दैट इज इक्वल्स टू C/C - V। इसको मैं लिख सकता हूं C/एक्चुअल वेवलेंथ। हमारे पास C से C कैंसिल, लैम्डा अपेरेंट की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा कितनी? C - V/C टाइम्स एक्चुअल वेवलेंथ। एज यू कैन सी दैट कि लैम्डा अपेरेंट जो है वो हमारे एक्चुअल वेवलेंथ से छोटा है, तो वेवलेंथ घट गई है, तो वायलेट की तरफ शिफ्ट हो गए हो बड़ा, इसलिए हम इसको वायलेट शिफ्ट, मैं पहले भी बोल चुका हूं, या फिर ब्लू शिफ्ट कहते हैं। ठीक है बेटा। कितनी वेवलेंथ घटी है बेटा? कितनी वेवलेंथ घटी है निकालना चाहो निकाल सकते हो। लैम्डा अपेरेंट माइनस एक्चुअल वेवलेंथ, बेटा नेगेटिव आएगा क्योंकि ये छोटा है बेटा। बेटा देखना, मैं इसमें से C - V/C लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट तो कॉमन आ गया, मेरे पास आ गया C - V - C/C। बेटा C से C कैंसिल हो गया और मेरे पास आंसर आ गया है -V लैम्डा नॉट अपॉन C। ये माइनस तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि वेवलेंथ घटी है, वेवलेंथ घटी है। ज्यादा दिमाग में लगाना चाहो तो ऐसे बोलते ना कि सर मैं तो ये याद कर लूंगा कि वेवलेंथ का चेंज आया है, ये चेंज इन वेवलेंथ आई है और उसकी वैल्यू आई है V लैम्डा नॉट अपॉन C। लेकिन ये घटी है या बढ़ी है? घटी है, याद रखना घटी है। ये माइनस साइन तो सिर्फ क्या होता है कि घट गई, मैंने अलग से लिख दिया। मेरे पास आ गया चेंज इन वेवलेंथ अपॉन एक्चुअल वेवलेंथ इज V/C, और ये डेल्टा लैम्डा क्या है? वेवलेंथ जो घटी है। ये माइनस साइन तो क्या बता रहा है कि वेवलेंथ आपकी घटी है, मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लिख दिया कि कितनी वेवलेंथ आपकी घटी है। ये फॉर्मूला अगेन बड़ा बहुत काम का, बहुत काम का, बहुत काम। आई होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा। मैं फटाफट से ना एक छोटी सी कैलकुलेशन और कर देता हूं बेटा। मैं फटाफट से, इस बार मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले बिल्कुल वैसे के वैसे आएंगे, सिर्फ प्लस माइनस उल्टे होंगे। अब जो है आपके ऑब्जर्वर और सोर्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, सॉरी नजदीक तो हो चुका, दूर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल वैसा का वैसा। तो चलिए पहला केस, ये आपका सोर्स, ये रेस्ट पे है बेटा, ये आपका ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर तो रेफरेंस फ्रेम पर है ही बेटा, रेफरेंस फ्रेम ऑब्जर्वर पर तो है, वहां से देख रहे हैं। इस सोर्स ने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी है f0, पहली वाली वेव चलते चलते यहां आई, दूसरी वाली वेव जस्ट छोड़ी है यहां से यहां तक का जो सेपरेशन है बेटा, दिस सेपरेशन इज ऑफ कोर्स एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा नॉट। वेव गई है सामने तरफ C, यहां से यहां तक जाने का जो टाइम है दैट इज ऑफ कोर्स T0। T0 को हम पहचानते हैं, इट इज ऑफ कोर्स बेटा योर 1/f0। अब ये डेरिवेशन कब के लिए कर रहा हूं? व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे। चलो कर लेते हैं। अब आपका जो सोर्स है वो यहां कहीं है, सोर्स ने कोई वेव छोड़ी बेटा, वो आगे गई, ये आपका ऑब्जर्वर है, सोर्स के पास वेलोसिटी है ऑब्जर्वर से दूर v वेलोसिटी से। सोर्स ने पहले वाली वेव छोड़ी, मान लो बेटा पहले वाली वेव चलते चलते यहां पहुंच गई, दूसरी वाली वेव इसने और छोड़ी थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में सोर्स यहां थोड़ी होगा, सोर्स यहां कहीं पहुंच जाएगा। सोर्स ने अब दूसरी वाली वेव जस्ट छोड़ी ही है, पहली वाली वेव और दूसरी वाली वेव के बीच के छोड़ने के बीच का जो समय है, समय अंतराल है, वो अब T0 नहीं है, अलग हो गया।
क्यों? क्योंकि सोर्स जो है वो अच्छी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छी वेलोसिटी से अगर मूव करता है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है। अब जो टाइम है वो पहले वाले टाइम के बराबर नहीं है। लेट्स से वो टाइम t है, तो ऑफ कोर्स बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास आ गई है ct, ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया बेटा ऑफ कोर्स vt, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये आ गई है हमारी अपरेंट वेवलेंथ। ऑफ कोर्स बेटा ये जो अपरेंट वेवलेंथ हमारी एक्चुअल वेवलेंथ से थोड़ी सी बढ़ गई है। वेवलेंथ बढ़ गई तो उसको हम रेड शिफ्ट नाम देंगे, क्योंकि किधर चला गया? रेड की तरफ। इस बार बड़ा वेवलेंथ बढ़ जाएगी और फ्रीक्वेंसी घट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस लैम्डा अपरेंट को हम बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, बड़े प्यार से लिख सकते हैं, दैट इज ct प्लस vt। इट कैन बी रिटन एज c प्लस v इंटू टी। अरे सर ये t वही है क्या? अरे नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये t वो नहीं है। इस t में और इस t में क्या रिलेशन हम जानते हैं। ये वाला टाइम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यह आ गया हमारा लैम्डा अपरेंट। एक बार बड़ा मैं लैम्डा अपरेंट को वापस से लिख रहा हूं। इसको बड़ा मैं लिख रहा हूं c अपॉन एफ अपरेंट इज इक्वल्स टू बड़ा क्या? c प्लस v। ये जो बड़ा टी नोट लिखा हुआ है मैं इसको 1 अपॉन एफ नोट लिख दूं, और नीचे क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। रूट c स्क्वायर ऊपर गया तो ये c से c क्या हो गया? कैंसिल। और मेरे पास f अपरेंट की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? रूट ऑफ c स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन c प्लस v टाइम्स एफ नॉट। इसको बड़ा सिंपलीफाई कर लो। ये रूट में क्या लिखा हुआ है? ये रूट में लिखा हुआ है c प्लस वी इंटू सी माइनस वी। इस रूट को और नीचे ले आता हूं, और ये क्या लिखा हुआ है? c प्लस वी का एक तरीके से होल स्क्वायर। ये रूट और ये तो कैंसिल हो गया, टाइम्स आपका एफ नॉट। तो यहां से मेरे पास एफ अपरेंट का एक फॉर्मूला आ गया, और वो फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ऑफ c माइनस वी अपॉन c प्लस वी टाइम्स एफ नॉट। अरे बेटा ये फॉर्मूला काफी हद तक पिछले वाले फॉर्मूले जैसा सा ही है, कोई बहुत बड़ा ऐसा डिफरेंस नहीं है। समझिए बेटा इस बात को, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर तो है। और ये वाली फ्रीक्वेंसी आप ध्यान से देख सकते हो, पुराने वाले एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से कम है। सिर्फ प्लस माइनस कम है, इसलिए यहां पर माइनस, यहां पर प्लस। अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस लॉजिक से लगा लिया करो, आपका बड़े आराम से काम बन जाएगा। बेटा इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम और करते हैं। बेटा इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम और करते हैं। सुनिए बेटा, क्या फ्रीक्वेंसी आई हमारी? एफ अपरेंट आई है, कितनी आई बेटा? रूट ऑफ c माइनस वी अपॉन c प्लस वी टाइम्स एफ नॉट। हम चाहें तो इससे लैम्डा अपरेंट भी निकाल सकते हैं। एफ अपरेंट को हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा अपरेंट, दैट इज रूट ऑफ c माइनस वी अपॉन c प्लस वी। एफ नॉट को हम लिख सकते हैं c अपॉन लैम्डा नॉट, और यहां से मेरे लैम्डा अपरेंट की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई है? रूट ऑफ c प्लस वी अपॉन c माइनस वी इंटू लैम्डा नॉट। जैसा आप देख पा रहे हो कि लैम्डा अपरेंट जो है वो लैम्डा नॉट से बड़ा है, क्योंकि बेटा ये वाला फ्रैक्शन 1 से बड़ा है। अगर आपका लैम्डा अपरेंट जो है अगर वो लैम्डा नॉट से बड़ा है, तो ऐसे केस के अंदर ऑब्वियस बात है बेटा कि आपकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। किस तरफ चले गए हो? रेड की तरफ। तो हम बोलेंगे कि ये एक तरह से हमारा रेड शिफ्ट है। अक्सर हम बेटा इन फॉर्मूला से काम नहीं चलाते, हम तो बेटा जस्ट उल्टा ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हम तो अप्रोक्सीमेशन से काम चला लेते हैं। मैं इस एफ अपरेंट को बड़े आराम से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं बेटा? क्या लिख सकता हूं बेटा? मैं इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस वी बाई सी अपॉन बेटा 1 प्लस वी बाई सी टाइम्स एफ नॉट। मैं इसे लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस वी बाई सी इंटू बेटा 1 माइनस वी बाई सी की पावर -1 टाइम्स एफ नॉट। अगर आपका वी सी से छोटा है, काफी छोटा है,
अगर आपका v जो है वो c से काफी छोटा है तो क्या होगा? अगर आपका बड़ा v c से बहुत छोटा है तो ऐसे केस में आप कह सकते हो कि सर ये 1 + x⁻n टाइप वाला फंडा बन गया है, और ऐसे केस में बड़े आराम से कह सकता हूं कि f अपरेंट की वैल्यू आ गई है 1/√में 1 + v/c का होल स्क्वायर टाइम्स f0। मेरे पास f अपरेंट का फॉर्मूला आ गया है। बड़ा क्या फॉर्मूला आ गया है? 1/1 + v/c। बड़ा मेरे ख्याल से आप लोग बोर हो गए होंगे, मैं यहां पर आंसर लिख दूं। f अपरेंट की वैल्यू आ गई है c/c + v टाइम्स f0। ये वाली फ्रीक्वेंसी आप देख रहे हो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कम है, होनी भी चाहिए, बट आपका सोर्स जो है वो दूर जा रहा था। नजदीक आ रहा था तो माइनस, दूर जा रहा तो प्लस, ऐसे बस इससे काम चलो। अलग अलग फॉर्मूले आने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरी डेरिवेशन कराने चक्कर में कराया, मेरी बात अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें मुझे लैम्डा अपरेंट चाहिए तो बेटा लैम्डा अपरेंट निकाल लेना, सीधा लिख दूं मैं। यहां पर आपके पास आ जाएगा c + v/c इंटू लैम्डा नॉट। आप देख पा रहे हो कि लैम्डा अपरेंट जो है वो लैम्डा नॉट से बड़ा है। ठीक है बच्चों, सारे फॉर्मूले याद हो गए। ये वाले फॉर्मूले कब हैं? ये वाले फॉर्मूले कभी भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्रोक्सीमेशन के बाद ये बड़ा v की वैल्यू जब c के सामने बहुत छोटी हो तब लगाने। हमारा 99% काम जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ इन फॉर्मूलों से ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ब्लू शिफ्ट कब होगा? जब आपकी वेवलेंथ घटेगी। वेवलेंथ कब घटेगी? जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी? जब आपके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में सोर्स जो है वो नजदीक आ रहा होगा। और ऐसे केस में अगर इसने एक्चुअल वेवलेंथ छोड़ी है लैम्डा नॉट, तो ये लैम्डा नॉट नहीं सुनेगा, ये लैम्डा नॉट नहीं सुनेगा, ये सुनेगा लैम्डा नॉट से थोड़ी सी कम। ये कितनी कम है? इस कितनी कम की बड़ा वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज लैम्डा नॉट इंटू v/c। ये v क्या है? इसकी वेलोसिटी। बड़ा माइनस मैंने यहां लगा दिया, वही माइनस था, वो घटा वही दिखाया। आपका रेड शिफ्ट कब होगा? जब आपके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आपका सोर्स जो है वो दूर जा रहा होगा किसी वेलोसिटी v से। इस केस में अगर इसने वेवलेंथ अगर छोड़ी है लैम्डा नॉट, तो ये वेवलेंथ सुनेगा सॉरी बेटा देखेगा लैम्डा नॉट से थोड़ी सी ज्यादा। कितनी ज्यादा? बेटा कैलकुलेट करना चाहो कैलकुलेट कर लो। आप वेवलेंथ देख पा रहे हो ये कितनी? c + v/c टाइम्स लैम्डा नॉट माइनस एक्चुअल कितनी थी? लैम्डा नॉट। डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया v/c लैम्डा नॉट। अरे ये तो वही फॉर्मूला आ गया। हाँ बेटा, चाहे नजदीक आए चाहे दूर जाए, वेवलेंथ का चेंज बराबर है। बस इसमें वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इसमें वेवलेंथ घट जाएगी। क्या सोचना है इसमें? आई होप तुम समझ गए। दिस इज द रेड शिफ्ट बेटा, दिस इज योर ब्लू शिफ्ट। आगे चले बच्चे, 2-3 सवाल हैं, सिंपल सवाल है। सारे सवाल बेटा वही अपने जो जेईई मेन ने पूछ रखे हैं वैसे सही है, और ऐसे सही सवाल आप बड़े आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे पूछेंगे। अर्थ के रेस्पेक्ट में गैलेक्सी जा रही है, कोई गैलेक्सी जा रही है दूर। लेट्स सी, गैलेक्सी अगर दूर जा रही है तो ऑफ कोर्स उससे जो लाइट पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम, तो वेवलेंथ बढ़ जानी चाहिए, बड़ा वेवलेंथ बढ़ जानी चाहिए। ठीक है ना? इस गैलेक्सी में से बड़ा मान लीजिए लाइट आ रही है 6000 एंगस्ट्रॉम की। मुझसे पूछा है फाइंड वेवलेंथ दैट रीचेस अर्थ। अर्थ पर कितनी वेवलेंथ पहुंचेगी? अब मैं समझ गया इस बात को कि यार ये तो जो आपका प्लेनेट है, सॉरी जो गैलेक्सी, वो दूर जा रही है। दूर जा रही तो पक्की बात है कि उसके कारण जो लाइट पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कम, वेवलेंथ होनी चाहिए ज्यादा, रेड शिफ्ट। तो हम जो वेवलेंथ देख पाएंगे वो वेवलेंथ होगी एक्चुअल वेवलेंथ प्लस आपका डेल्टा लैम्डा। काश मेरा डेल्टा लैम्डा आ जाए, मजा आ जाएगा। डेल्टा लैम्डा मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं v/c इंटू लैम्डा। डेल्टा लैम्डा का फॉर्मूला तो सेम ही है बड़ा। v कितना है? v गैलेक्सी, v मतलब इस सोर्स की वेलोसिटी। सोर्स की वेलोसिटी भाई, लाइट किस में से आ रही है? गैलेक्सी में से आ रही है। ठीक है, सोर्स की वेलोसिटी 30 किलोमीटर, अरे बेटा किलोमीटर्स पर आवर नहीं बेटा, ये पर सेकंड है बेटा।
30 किलोमीटर पर सेकेंड। गैलेक्सी की स्पीड है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, अच्छी खासी वेलोसिटी है, लेकिन सी के सामने तो बहुत छोटी है। 30 किलोमीटर्स, बेटा किलोमीटर्स को मैंने ऐसे लिख दिया 30,000 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई सी। सी इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वेवलेंथ? वेवलेंथ इज ऑफ कोर्स 6000 एंगस्ट्रॉम। 1 2 3 4 10⁴। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरे ख्याल से 0.6 एंगस्ट्रॉम आ गया। और अगर ये 0.6 एंगस्ट्रॉम आ गया तो मैं समझ गया इस बात को कि हम जो वेवलेंथ देख पा रहे हैं वो वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम प्लस 0.6 एंगस्ट्रॉम। तुम ये भी समझ गए होंगे कि इट इज वन ऑफ द वे बाय विच वी हैड कैलकुलेटेड गैलेक्सीज या स्टार्स हमारे नजदीक आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। बस हमने वेवलेंथ ऑब्जर्व कर ली, वो वेवलेंथ एक्चुअल वेवलेंथ से कितनी कम ज्यादा है वो ऑब्जर्व कर ली, और उससे हम बड़े आराम से सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि कोई गैलेक्सी नजदीक आ रही है, दूर जा रही है, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, सारी बातें हम बड़े आराम से इस तरह से देख सकते हैं। समझ गए बेटा? एक और कर लेते हैं। ये उल्टा है बेटा, ये एक स्टार है और ये एक्चुअल में कोई वेवलेंथ भेज रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम की, एक्चुअल में 5000 एंगस्ट्रॉम की, और ये स्टार हमारी अर्थ के नजदीक आ रहा है। यार नजदीक आ रहा है तो डॉपलर इफेक्ट कहेगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए तो वेवलेंथ घटनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए कम। अरे दे भी रखा है कि वेवलेंथ हल्की सी कम है, 5000 से कम ऑब्जर्व कर रहे हैं। वेवलेंथ दैट रीचेस अर्थ इज 4997.5 एंगस्ट्रॉम। हमारी उम्मीद के हिसाब से सारा काम चल रहा है। फाइंड स्पीड ऑफ स्टार, बताओ स्टार की स्पीड क्या है? कर देंगे, जस्ट उल्टा ही तो है। पहले ये चेक करो कि आखिर इस स्टार की जो वेवलेंथ यहां पहुंची वो कितनी कम है। वो कम है, एक्चुअल कितनी आ रही थी बेटा 5000, कितनी पहुंच रही है 4997.5, मेरे ख्याल से 2.5 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ कम है। इसका कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ भाई बिल्कुल फॉर्मूला है, V/c इंटू लेमडा। V आ गया 2.5 एंगस्ट्रॉम इंटू C अपॉन लेमडा। सही लिखा ना? 2.5 एंगस्ट्रॉम इंटू C अपॉन लेमडा, लिख दो बेटा। 2.5 एंगस्ट्रॉम अपॉन एक्चुअल लेमडा कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कैंसिल, C कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बेटा 3 0 गए तो ये 10⁵ आ गया, बेटा 5 से ये गया तो 2 आ गया, तो आ गया 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या फिर बेटा 150 किलोमीटर पर सेकेंड। देखना बेटा सही क्या? ये गया नीचे आया 2, हाँ सही था 1.5 में, कुछ समझ गए होंगे इस बात को। आगे चलते बेटा, एक सिंपल सा सवाल और, हाँ इसमें हल्का सा एक कॉम्प्लेक्सिटी इस तरीके से, जैसे याद करो कि है ना हमने जो सिंपल डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था उसमें भी रिफ्लेक्शन पढ़ा था, तो वैसा सा ही रिफ्लेक्शन का सा ही सवाल है, कोई बहुत इतना तगड़ा सवाल नहीं है, दिमाग में इतना लोड नहीं लगा सवाल नहीं है। सुनना बेटा क्या जुगाड़ है, यहां पर अर्थ की सरफेस से हमने कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजी है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास एक रिसीवर भी है, रिसीवर मतलब फ्रीक्वेंसी को वापस कैच करने वाला भी है। ये वेव जाती है जाती है जाती है, किसी स्पेसशिप से टकराती है, फिर वापस आती है। स्पेसशिप जो है वो अर्थ की तरफ आ रही है 30 किलोमीटर पर सेकेंड से, ठीक है। फाइंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय रिसीवर, रिसीवर ने कितनी फ्रीक्वेंसी रिसीव की वो बताओ। कर लेंगे यार, लेकिन डॉपलर इफेक्ट दोबारा लगाना पड़ेगा, एक बार यहां से यहां, एक बार यहां से यहां, जैसे हमने साउंड वेव में किया थे पहले वाले डॉपलर इफेक्ट में। पहले वाले डॉपलर इफेक्ट के अंदर ये तो आपका सोर्स है, ये आपका ऑब्जर्वर है, हालांकि सोर्स और ऑब्जर्वर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस बार, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम ही है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा हूं, सोर्स मूव कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम है। अब साउंड वाले में फर्क पड़ता था। इस स्पेसशिप के पास जो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी उसकी वैल्यू होगी C अपॉन नजदीक आ रहा है बेटा, नजदीक आ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए,
माइनस वी टाइम्स एफ नॉट। सिंपल बेटा, क्या कहूं सर, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी गई तो एफ नॉट सॉरी एफ डैश ही आएगी, लेकिन इसके पास एफ डैश नहीं आएगी, इसके पास अब एफ डबल डैश आएगी। एफ डबल डैश कैसे निकालूं, फिर से डॉपलर लगाओ, एफ डबल डैश विल बी, नजदीक आ रहा है तो एफ डैश थोड़ी आ जाएगी, एक बार डॉपलर और लगाओ, सी अपॉन सी माइनस वी टाइम्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी छोड़ी है, अरे भाई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी छोड़ी, वो छोड़ी है एफ डैश, हमारा काम बन गया, दैट इज सी अपॉन सी माइनस वी इंटू बेटा इस एफ डैश की वैल्यू है सी अपॉन सी माइनस वी इंटू एफ नॉट। ले बेटा मेरे पास एफ अपेरेंट की वैल्यू आ गई, मतलब एफ डबल डैश बोल दो, एफ अपेरेंट बोल दो, एक ही बात है, वो आ गई है सी स्क्वायर ये सिर्फ वैल्यूज रखनी और कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज रखनी और कुछ नहीं, रख दो कि वैल्यूज आंसर आ जाएगा। हालांकि बेटा इसमें v की वैल्यू जो है वो c से काफी छोटी है, इसलिए एक छोटा सा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन और लगा सकते हो, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आंसर तो जल्दी आ जाएगा, वरना वैल्यूज रखोगे तब भी आंसर तो आना ही चाहिए। मैं इसे सी स्क्वायर को नीचे लेके आऊं तो बेटा दिस इज बेसिकली 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर टाइम्स एफ नॉट। इससे मैं लिख सकता हूं एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी बाई सी की पावर -2 टाइम्स एफ नॉट। बड़ा ये आ गया मेरे पास, क्या v की वैल्यू c के सामने बहुत छोटी है, हाँ बहुत छोटी है, तो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन -2 आया नीचे, ले बेटा 1 + 2 इंटू v कितना है 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁻8। बड़ा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी छोड़ी थी 9 गीगाहर्ट्ज। बड़ा गीगाहर्ट्ज नहीं पता तो बता देता हूं 9 इंटू बड़ा गीगा इज 10⁻9। मैंने जानबूझ के सवाल के अंदर गीगाहर्ट्ज लिखा है ना, मैंने बेटा सवाल में जानबूझ के गीगाहर्ट्ज लिखा कि हो सकता है किसी बच्चे को गीगाहर्ट्ज की वैल्यू ना पता हो, तो बेटा गीगाहर्ट्ज इज बेसिकली 10⁻9। कर लो भी आंसर आएगा है ना। एक बच्चा था टॉप 100 रैंक आई थी उसकी, लेकिन उसे गीगाहर्ट्ज की वैल्यू नहीं पता थी, उसका ही वाला उसका कोई एक सवाल गलत हुआ था इस कारण से कि उसे गीगाहर्ट्ज की वैल्यू नहीं पता थी है ना। चलिए मैंने इसलिए बता दी जानबूझ के, बाकी हाँ मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता ही होगी। आगे चलते हैं बेटा, एक सवाल हुआ, इस सवाल के कारण ही मुझे सारी थ्योरी ढंग से बतानी पड़ी, अदरवाइज मैं फॉर्मूला लिखा अगर बड़े आराम से बच निकलता, सिर्फ इस सवाल की वजह से। सुनना बेटा, अच्छा सवाल है, जेई मेन का सवाल है, मुझे ईयर याद नहीं है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स जो है वो 10 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी छोड़ रहा है, स्पीड ऑफ लाइट c है एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर विथ स्पीड c/2 से यूं आ रहा है। मुझसे पूछा फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कितनी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर एफ अपेरेंट विल बी c अपॉन c माइनस वी एफ नॉट, सर ये कर लूं क्या, जैसे ही आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और जैसे ही आपका आंसर आएगा वो आंसर ऑप्शंस में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है। सर क्यों गलत है, आपने तो कहा था कि यही फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमने तब निकाला था जब आपके v की वैल्यू c के सामने बहुत छोटी हो, 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 40 किलोमीटर पर सेकेंड। यहां पर तो सोर्स के पास वेलोसिटी c/2 है। इज c/2 वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c? नहीं। तो सर क्या करें, हमसे सवाल नहीं बनेगा? अरे सवाल तो तब भी बनेगा। अब हमारा एक्चुअल फॉर्मूला इसलिए तो हमें निकालना पड़ा, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। और फॉर्मूला क्या था बेटा, दैट इज c प्लस वी अपॉन c माइनस वी टाइम्स एफ नॉट। दैट इज बेटा बोलना c प्लस वी। अच्छा ये प्लस और माइनस कैसे याद किए जानते हैं ना, नजदीक आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनेगा, तो न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर माइनस, दूर जाना होता तो यहां माइनस यहां प्लस। ठीक है, c प्लस वी कितना है बेटा c/2 अपॉन c माइनस c/2 टाइम्स आपका एफ नॉट।
बड़ा ऊपर आ गया 3c/2, नीचे आ गया c/2, c/2 कैंसिल, और √3 इंटू बेटा कितना 10 गीगाहर्ट्ज। आई थिंक बेटा दैट इज 17.32 गीगाहर्ट्ज। ये हमारा आंसर, ये हमारा बेटा आंसर। तो ये जेई मेन का सवाल है, और जिस साल ये जेई मेन में आया था बेटा उस साल मोस्टली बच्चों ने ये वाला फॉर्मूला यूज करके बेटा सारा आंसर निकाला। इस फॉर्मूले से आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं बेटा, c/c/2 कितना आ गया c/2 f0, तो कितना आ गया 2 टाइम्स f0, कितना आ गया 20 गीगाहर्ट्ज। 20 गीगाहर्ट्ज भी ऑप्शन था, और वो भी ऑप्शन था जो सिंपल डॉपलर इफेक्ट से फॉर्मूला लगाता ना, उससे जो आता बड़ा वो भी ऑप्शन था। आंसर ये था। तो कई बच्चों ने तो सिंपल डॉपलर इफेक्ट वाला आंसर लगा दिया, कई लोगों ने, जिन लोगों ने हल्का हल्का डॉपलर इफेक्ट पढ़ रखा था उन्होंने ये वाला लगा दिया, लेकिन एक्चुअल ये होगा। आई रियली होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, है ना। और इनके बाहर से कोई सवाल नहीं आएगा, जो मैंने क्लास में कराए हैं, जो बातें बताई हैं, इसके बाहर से डॉपलर इफेक्ट इन लाइट में किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं आएगा। ठीक है, चलिए खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, है ना। टफ टाइम के अंदर लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। कई लोग टफ सिचुएशंस के अंदर गिव अप नहीं करते हैं, लगे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और कई लोग टफ सिचुएशंस के अंदर हार मान लेते हैं। ऑफ कोर्स जीतने और हारने में इतना ही तो अंतर होता है। ठीक है, और इतना जो समय मिला है पढ़ने के लिए, है ना, इसके अंदर जो अच्छा बच्चा होगा, जो टॉपर बच्चा होगा, तो ऑब्वियस बात है क्या सोचता होगा कि यार इतना सारा टाइम मिल गया, मैं इसको अच्छे से यूज़ करके अपनी रैंक को और इम्प्रूव करूँगा और बेटर करूँगा। जो थोड़ा सा मीडियोकर बच्चा होगा और लोअर मीडियोकर बच्चा होगा, वो ऑफकोर्स एक अरे एग्ज़ाम तो बहुत दिन बाद है, मज़े कर लेता हूँ, चिल मचा लेता हूँ, तो उसकी जो परसेंटाइल, जो रैंक पहले आई थी, वो और कम ख़राब हो जाएगी और कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट।